Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, today we have come up with our new video especially for those who are preparing for FCI AGM 2021. इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग है. इसका सिलेबस अनाउंस हुआ था, रिवाइज सिलेबस 1 अप्रैल 2021 को. उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम्स में आने के. देखो, टोटल 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में. तो वीडियो पर बने रहिए. वीडियो में बहुत ऐसे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, आप इसको ध्यान से देखना. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है IPCC स्टैंड्स फॉर. हियर द राइट आंसर इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. सो IPCC, it's an organization which is associated with climate change in Earth and received Nobel Prize in 2007 in Peace. So you have to remember, IPCC is the Intergovernmental Panel on Climate Change. Next question is, ENAM was launched in which year? The right answer is option A, 14 April 2016. So ENAM was launched in 14 April 2016 and the other option B, 24 February 2019. It is a date on which PM Kisan scheme was launched and it was launched in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. Next question is, currently which method is used by CACP, which stands for Commission for Agricultural Cost and Price, to calculate the MSP of crops. Currently कौन सी मेथड को यूज़ किया जाता है CACP के द्वारा for calculating the MSP of crops? The right answer is option B, A2 plus FL. Basically A2 plus FL method includes the input cost plus family labor. अगर आपको डिटेल में देखनी है वीडियो MSP पर, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि MSP क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके कैलकुलेशन मेथड, चैलेंजेस और कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें कवर्ड होती हैं, वो सारा हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है. अगला क्वेश्चन है, बेस टेम्परेचर फॉर व्हीट क्रॉप इज. तो बेस टेम्परेचर बताना है. इट इज़ 4.5 degree centigrade. So base temperature for wheat crop is 4.5 degree centigrade. The next question is, the area for macro watershed is. The right answer is option A, greater than 50,000 hectare. देखो, जो watershed है ये भी इस बार कोर्स में इंक्लूड है. देखो, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है. जितना भी इस बार कोर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें लिखा होगा FCI AGM 2021. तो वहाँ कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं वो सारी वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी. यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेसिंग द गुड्स इन स्मॉल पैकेजेस लाइक बैग, बॉक्सेस, बोटल्स और पार्सल्स फॉर सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इज. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पैकेजिंग. पैकेजिंग इज अ प्लेसिंग ऑफ गुड्स इन ए स्मॉल पैकेज लाइक बैग्स, बॉक्सेस, बोटल और पार्सल. The next question is, by this method the produce in different lots is mixed and then sold at one lot. The right answer is Dara sale method. It is a question from agriculture marketing. You have to remember this. Dara sale method is a method in which produce of different lots are mixed and then sold at one lot. Next question is, what is the minimum storage moisture percentage for safe storage of wheat, barley and rice? देखो, यहाँ किसकी बात हो रही है? सीरियल क्रॉप्स की. देखो, जो सीरियल क्रॉप है उनके लिए मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 10 to 12% फॉर द प्रॉपर स्टोरेज. इससे ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. अदर ऑप्शंस को देखें तो पल्सेस के केस में 9% होना चाहिए, ऑयल सीड और स्पाइसेस के केस में 6 to 8%. अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन और वी कैन से DMI. इन शॉर्ट DMI इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड. It is located at which place? The right answer is option A, Faridabad. So Directorate of Marketing Inspection is located at Faridabad. Next question is, Central Warehousing Corporation CWC was established in which year? The right answer is A, 1957. और 1957 में अगर हम अलग चीज़ें देखें क्या क्या इवेंट्स हुए थे. देखो, 1957 में पहला हाइब्रिड आया था मेज का, दैट वॉज गंगा 1. और 1957 से ही AICRP स्टार्ट हो रही थी. तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो ये कि मेज का पहला हाइब्रिड आया था, दूसरी चीज़ AICRP स्टार्ट हुई थी 1957 में. अगर आपको कोई इवेंट्स याद हैं जो 1957 में हुए तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.
टेस्ट वेट ऑफ वीट इज, टेस्ट वेट बताना है वीट का, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखो इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है वीट और राइस क्रॉप पे। इसके जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उसको हमने डिस्कस किया है। वीट की अलग वीडियो है और राइस की अलग वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो ऑप्शन बी है 25 ग्राम, इट इज़ द टेस्ट वेट फॉर राइस, ये राइस के लिए है। ऑप्शन सी जो है 25 to 30, ये है सोरगम के लिए। और जो लास्ट ऑप्शन है 200 to 250 ग्राम, इट इज़ फॉर मेज क्रॉप। तो यहाँ 4 क्रॉप हैं। 40 ग्राम टेस्ट वेट है वीट के लिए, 25 है राइस के लिए, और 25 to 30 है सोरगम, एंड 200 to 250 ग्राम इज फॉर मेज। अगला क्वेश्चन है इरिगेशन प्रोजेक्ट आर कॉल्ड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट व्हेन CCA इज। देखो CCA क्या होता है? कल्चरेबल कमांड एरिया। 3 चीज़ें होती हैं, ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया एंड इरिगेशन इंटेंसिटी। ग्रॉस कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस कमांड एरिया तो वो है अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है इरिगेशन के लिए, तो वो कितना एरिया कवर करेगा, उसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड आएंगे? कल्चरेबल प्लस नॉन कल्चरेबल एरिया। एक तो वो एरिया जहाँ कल्टीवेशन पॉसिबल है, और दूसरा एरिया जहाँ कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। वो कौन कौन से एरिया आ जाएंगे? जैसे रोड्स है या कोई बिल्डिंग्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी GCA में। और जो आपका CCA है कल्चरेबल कमांड एरिया, इसमें जिसमें हम कल्टीवेशन पॉसिबल है वो इंक्लूड होगा CCA में। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट को मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कब कहेंगे? जब CCA ग्रेटर होगा 10,000 हेक्टेयर से। और अदर ऑप्शंस को देखें, 2000 से 10,000 होगा तो ये आएगा मीडियम में, और लेस देन 2000 हेक्टेयर ये आएगा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में। तो 3 चीज़ें हैं, ग्रेटर देन 10,000 होगा तो मेजर होगा, और 2000 to 10,000 मीडियम, एंड लेस देन 2000 विल बी कम्स अंडर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्चार्ज रेट ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज। आंसर इज 1 to 8 लीटर पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विच इज प्लांटेड ऑन फील्ड व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैच क्रॉप। देखो कैच क्रॉप क्या होती है? अगर जो हमारी मेन क्रॉप है वो फेल हो जाती है तो हमारा जो फोर्थ कमिंग सीजन आ रहा होता है उसको कैच करने के लिए कैच क्रॉप लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी मेन क्रॉप है वो फेल हो गई उसके हार्वेस्टिंग से 20 to 30 डेज पहले, तो हम क्या करते हैं, ऐसी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाते हैं। जैसे तोरिया है या मूंग है, इनको लगाया जाता है एज ए कैच क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन। राइस कल्टिवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी है? द राइट आंसर इज एसिडिक सॉइल। सो एसिडिक सॉइल इज सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन। अगला क्वेश्चन है इटाई डिजीज रिलेटेड विथ। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर को आपको याद रखना है कि इटाई डिजीज इज रिलेटेड विथ कैडमियम टॉक्सिसिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, NO2 टॉक्सिसिटी। NO2 टॉक्सिसिटी क्या है? अब जैसे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, अगर जो ग्राउंड वाटर है या जो जितने भी वाटर है पीने लायक, अगर उसमें नाइट्रेट का कंसंट्रेशन 10 ppm से ज़्यादा हो जाता है, अगर 10 ppm से नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है NO2 का, और उसको अगर पी लिया तो एक डिजीज़ हो जाती है, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं मिथेमोग्लोबिनेमिया। देखो इसका दूसरा नाम भी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, 2 नाम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड मिथेमोग्लोबिनेमिया। अब इसके सिम्टम क्या है? इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन ओवन ड्राइड सॉइल वेट विद टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यूरिंग सैम्पलिंग इज नोन एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बल्क डेंसिटी। सो बल्क डेंसिटी इज अ रेशियो बिटवीन ओवन ड्राइड सॉइल अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आएगा? जो सॉइल का सॉलिड है उसका वॉल्यूम प्लस जितने भी पोर्स हैं उसका भी वॉल्यूम आ जाएगा। एयर फील्ड पोर्स एंड वाटर फील्ड पोर्स दोनों का वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम है वो सॉइल का। अब यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे पार्टिकल डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी क्या है? पार्टिकल डेंसिटी इज अ रेशियो बिटवीन ओवन ड्राइड सॉइल वेट विथ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। पार्टिकल डेंसिटी के केस में क्या है? देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, पर डिनोमिनेटर में जो है वहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आई है। यहाँ बस खाली जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, पोर्स को हटा के जितने भी सॉलिड हैं उनका अगर वॉल्यूम हम लेंगे तो वो होगा पार्टिकल डेंसिटी। इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं या ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं। और जो ऑप्शन डी है टोटल डेंसिटी, देखो ये एक टाइप का बल्क डेंसिटी है।
जो हमने बल्क डेंसिटी की बात करी थी ना, ये वाली जो जनरली हम बोलते हैं कि बल्क डेंसिटी, वो क्या होता है? ड्राई बल्क डेंसिटी, ड्राई बल्क डेंसिटी। पर यहाँ जो ऑप्शन डी है टोटल डेंसिटी, इसके केस में क्या है? ये है वेट बल्क डेंसिटी। इसमें क्या होता है? यहाँ पर देखो बल्क डेंसिटी पे तो हमने पढ़ा था कि भाई ओवन ड्राइड सॉइल का वेट, ठीक है, वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पर यहाँ टोटल डेंसिटी के केस में, जिसको हम वेट बल्क डेंसिटी भी बोल रहे हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में प्लस हो जाता है वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बल्क डेंसिटी और टोटल डेंसिटी में। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट CEC दैट इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अमंग एल्यूमिनोसिलिकेट क्ले मिनरल इज ऑफ। बताना है जो एल्यूमिनोसिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं उनमें से हाईएस्ट CEC किस में है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वर्मीकुलाइट। अगला क्वेश्चन है फ्यूमिगेशन यूज्ड इन ग्रेन स्टोरेज। ग्रेन स्टोरेज में कौन सा फ्यूमिगेशन में कौन सा केमिकल हम यूज़ करते हैं? राइट आंसर है मिथाइल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एग्जाम्स में आता है, तो आपको याद रखना है कि जो मिथाइल ब्रोमाइड है और मैग्नीशियम या बोल रहे हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इसको यूज़ किया जाता है फॉर फ्यूमिगेशन इन ग्रेन स्टोरेज। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है एक टोटल मेगा फूड पार्क इन इंडिया करेंटली कितना है? टोटल 22 है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स में देखेंगे तो टोटल 22 हैं और थोड़े प्रपोज्ड मेगा फूड पार्क भी हैं, ये जल्दी बन जाएंगे, अभी अनाउंस नहीं किया है। पर टोटल अभी देखें वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो टोटल है 22 मेगा फूड पार्क। अब यहाँ पर हम थोड़े वन लाइनर देखेंगे। अभी तो हमने थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन देखे, अब वन लाइनर्स को देखेंगे जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ एब्रिविएशन है DPAP, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। इट वाज कम इन 1974। और DDP है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और तीसरा यहाँ पर को IWDP। IWDP क्या है? इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर हमको क्या याद रखना है? 2016 में एक योजना आई थी, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, PM कृषि सिंचाई योजना भी हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका एक कंपोनेंट था वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट, तो इसमें ये तीनों चीज़ें मर्ज हो गई, DPAP, DDP और IWDP। इन तीनों चीज़ों को मर्ज करके एक कंपोनेंट बनाया गया वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ PM कृषि सिंचाई योजना। और इसमें एक और फैक्ट है 2016, ये ईयर आपको याद रखना है कि कौन से ईयर में PM कृषि सिंचाई योजना आई थी। अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग फंक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड चेंज इन ओनरशिप कम्स अंडर विच यूटिलिटी। देखो यहाँ पर क्या है? चेंज इन ओनरशिप में चेंज हो रहा है तो कौन सी यूटिलिटी होगी? पोजेसन यूटिलिटी। अगर हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे होते उस टाइम पे आता फॉर्म यूटिलिटी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन होता तो प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोप्सोनी इज ए कंडीशन ऑफ मार्केट व्हेन। कौन सी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये मोनोप्सोनी कंडीशन है किसी मार्केट की? राइट आंसर इज ओनली वन बायर, ठीक है, ओनली वन बायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अदर ऑप्शंस को देखें, अगर फ्यू बायर्स हैं तो इसमें आप लगा दो ओलिगोप्सोनी। अब यहाँ लास्ट के दो ऑप्शन हैं, अगर एक ही सेलर है तो उसको कहेंगे मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली। और अगर फ्यू सेलर्स हैं तो उसके कहेंगे ओलिगोपोली। तो यहाँ चारों चीज़ आपको याद रखनी है। एक बायर है तो उसको हम कहेंगे मोनोप्सोनी, फ्यू बायर हैं तो उसको ओलिगोप्सोनी कहेंगे, एक सेलर है तो उसको मोनोपोली, और फ्यू सेलर्स हैं तो उसको ओलिगोपोली कहेंगे। अगला क्वेश्चन है विच सॉइल ऑर्डर हैज़ नो कैरेक्टरिस्टिक होराइजन। कौन सी सॉइल में कैरेक्टरिस्टिक होराइजन नहीं होता? राइट आंसर इज एंटीसोल। एंटीसोल इज अ सॉइल ऑर्डर विच हैज़ नो कैरेक्टरिस्टिक होराइजन। अब यहाँ एक फैक्ट है, सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर के बारे में बताया, जो एक RKLSCP, ये एक यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है, इसमें एक आता है ये टर्म K, तो K इसमें सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर होता है। इसमें क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है, इसको आपको याद रखना है। किसी कौन सी प्लॉट के लिए हम ये सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं? 22 मीटर लॉन्ग विद 9% स्लोप, ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है कि 22 मीटर लॉन्ग लैंड का लेंथ है और जो स्लोप है वो है 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लग्जरी कंजप्शन इज रिलेटेड विथ विच न्यूट्रिएंट। कौन से न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है लग्जरी कंजप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोटेशियम। अभी सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट है ये। कंटूर बर्न व्हेन स्लोप इज, कंटूर बर्न हम कब बनाते हैं? जब स्लोप 1 to 3% होता है। और बेंच टेरेसिंग, ये वाला क्वेश्चन ये तो अधिकतर आ ही जाता है एग्जाम्स में। बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज 16 to 33%। देखो ये ध्यान रखना,
जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करे हैं ये सारे ही जो सिलेबस इस बार रिवाइज सिलेबस आ रखा है 1 अप्रैल 2021 उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। प्रोटेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ किसको कहा जाता है? वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउसेस को हम प्रोटेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइस एट विच द कमोडिटी इज मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट फेयर प्राइसेस शॉप। यहाँ पर हमको बताना है कि उस प्राइस को हम क्या कहेंगे जब कोई कमोडिटी फेयर प्राइस शॉप या बोल रहे हैं राशन या रिटेलर शॉप वहाँ पर जो प्राइस किया जाता है उसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड इशू प्राइस। तीनों के बारे में एमएसपी वाली वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया। अब थोड़ी कुछ वन लाइनर है, इनको देख लेते हैं। वारालक्ष्मी इज़ द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ कॉटन, और इसका क्रॉस था गॉसिपियम हिरसुटम एंड गॉसिपियम बार्बेंस। तो यहाँ पर को आपको क्या रखना है कि पहली इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कॉटन की कौन सी थी? वारालक्ष्मी। सनफ्लावर ऑयल इज रिच इन प्यूफा लिनोलिक एसिड। और शुगर केन के बारे में है, 1 साली प्लांटिंग ऑफ शुगर केन इज डन अक्टूबर एंड 8 साली शुगर केन इज प्लांटेड इन जुलाई टू अगस्त। और अगला है पॉइंट, प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन। देखो इसको पर्कुलेशन नहीं कहेंगे। यहाँ पर क्या है कि सॉइल का सरफेस है, उसके ऊपर से पानी की एंट्री हो रही है सॉइल में, तो उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है चेक बेसिन मेथड कैन इरिगेट द फील्ड विथ स्लोप अप टू 3%। 3% से ज़्यादा है तो ये मेथड सुटेबल नहीं होगा। अब कुछ फैक्ट हैं, हाई पोरोसिटी किस में होती है, कौन से सॉइल में होती है? क्लेई सॉइल में। अब यहाँ पर वाटर की कंडक्टिविटी के बारे में भी है कि वाटर का जो फ्लो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? 2 केसेस हैं, सैचुरेटेड कंडीशन के लिए केस अलग है और अनसैचुरेटेड कंडीशन के लिए केस अलग है। सैचुरेटेड कंडीशन क्या होती है? सैचुरेटेड कंडीशन इज अ कंडीशन एट विच द ऑल द पोर्स आर फिल्ड विद वाटर। जितने भी पोर्स हैं, माइक्रो पोर्स हैं, वो सब के सब पानी से फिल्ड है, तो उसको हम सैचुरेटेड कंडीशन कहेंगे। इसमें जो पानी का फ्लो होगा वो सैंडी सॉइल में ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? अनसैचुरेटेड कंडीशन। अनसैचुरेटेड कंडीशन में क्या है कि जितना भी पानी है वो माइक्रोपोर से ड्रेन हो चुका है, उसके बाद जो कुछ पानी जो माइक्रोपोर्स है उसमें बचे रहता है। ये कौन सी कंडीशन? इस कंडीशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंडीशन। इसमें जो हाई फ्लो होगा वाटर का वो क्ले सॉइल में ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है इजीली डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन रेसिड्यू ऑफ। अगर कोई क्रॉप रेसिड्यू है उसमें सबसे पहले डिकम्पोजिशन किसका होता है? वो होता है शुगर का। अब यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कौन से सॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं ये दे रखा है। लाइम रिक्वायरमेंट इज़ यूज फॉर एसिडिक सॉइल, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज़ फॉर सैलाइन सॉइल एंड जिप्सम रिक्वायरमेंट इज़ यूज फॉर सोडिक सॉइल। ये फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। हाईएस्ट एसिड इक्विवेलेंट फर्टिलाइज़र है एनहाइड्रस अमोनिया, और इसकी एसिड इक्विवेलेंट कितनी है? 148। और बेस इक्विवेलेंट किसका ज़्यादा है सबसे? कैल्शियम साइनामाइड CaCN2। और हाईएस्ट CCE यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा है? CaO। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए है? CCE CaO के लिए। और हाईएस्ट जिप्सम इक्विवेलेंट ये है आयरन सल्फेट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, हाईएस्ट एसिड इक्विवेलेंट, हाईएस्ट बेस्ड इक्विवेलेंट, CCE और जिप्सम इक्विवेलेंट। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे H2O वेपर इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। देखो अबंडेंट तो सबसे ज़्यादा H2O है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस के केस में। ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग में वो है CO2, एज इट ट्रैप्स लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड एमिट इट बैक टू अर्थ सरफेस। तो ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है इन ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ 2 चीज़ें आपको और याद रखनी है। जो रेड सॉइल है इसमें केओलोनाइट क्ले मिनरल ज़्यादा होता है और ब्लैक सॉइल में मोनोपोरिलोनाइट। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन की कुछ टाइप हैं, जो मार्केट में इन्फ्लेशन आता है उसके कुछ टाइप हैं, 4 टाइप हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अब यहाँ हम इसको देख लेते हैं क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दिस अकर्स व्हेन द इकोनॉमी ग्रोस क्विकली एंड स्टार्ट टू ओवरहीट। एग्रीगेट डिमांड विल बी इंक्रीजिंग फास्टर देन एग्रीगेट सप्लाई। देखो इसमें क्या है, जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा फास्टर इंक्रीज हो रहा होगा एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन हो रहा है। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दिस अकर्स व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। नाम से जो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नाम से पता चल रहा है कॉस्ट किसका होता है? रॉ मटेरियल्स का, जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए।
अगर उनका प्राइस हाइक हो जाता है तो उस वजह से कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन आता है। उसके बाद है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज अ कंडीशन इन द इकोनॉमी वेयर हाई इन्फ्लेशन इज अकम्पनीड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। किस वजह से आ रहा है यहाँ पर कि जो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है या क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है, तो उस कंडीशन में स्टैगफ्लेशन आता है। फिर है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इज रैपिडली राइजिंग इन्फ्लेशन टिपिकली मेजरिंग मोर देन 50% पर मंथ। अगर 50% पर मंथ से ज़्यादा मेजर हो रहा है तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है ये कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में 4 P's होते हैं। तो 4 P's आपको बताने हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। एग्जाम्स में पूछ भी सकते हैं कि पहला कौन सा होता है, तो उसका आंसर होगा प्रोडक्ट। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके बाद एक टर्म आती है प्राइस स्प्रेड। प्राइस स्प्रेड क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड बाय द कस्टमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर। इसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे प्राइस स्प्रेड। अगला पॉइंट है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज। अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में वो मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। एक यहाँ आपको फॉर्मूला भी याद रखना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज द टोटल एरिया इंक्लूडिंग द एरिया जिसमें हम एक से ज़्यादा बार कल्टिवेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 हेक्टेयर लैंड है। 10 हेक्टेयर लैंड में हमने क्या किया, खरीफ में तो हमने 10 हेक्टेयर में ग्रो किया राइस, और रबी सीजन में हमने 5 हेक्टेयर में वीट की ग्रोइंग करी। तो जो क्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा वो होगा 15 हेक्टेयर। पर यहाँ नेट क्रॉप्ड एरिया क्या है? जितना एक्चुअल में है टोटल, वो कितना था? टोटल 10 हेक्टेयर। तो 10 हेक्टेयर तो हो गया आपका नेट क्रॉप्ड एरिया और 15 हेक्टेयर हो गया आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब यहाँ पर ये कुछ न्यूट्रिएंट से रिलेटेड फैक्ट हैं, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी एलिमेंट विच इज़ मोस्टली डिफिशिएंट इन द सॉइल इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अधिकतर सॉइल में डिफिशिएंट होता है। उसके बाद है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन सा है जो कि सॉइल में डिफिशिएंट होता है? सल्फर। सल्फर सबसे ज़्यादा डिफिशिएंट होता है अगर हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक, इसकी डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक टर्म है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या होता है? एले क्रॉपिंग हम क्या करते हैं इसमें, जैसे ट्रीज़ की जो रो होती है, ठीक है, जैसे 2 ट्रीज़ की रो है ये, तो इनके बीच का जो ये स्पेस होता है, यहाँ पर हम ग्रोइंग कर देते हैं क्रॉप्स की, ठीक। तो जो हम क्रॉप्स की ग्रोइंग कर रहे हैं उनके बीच में, उसको हम बोलते हैं एले क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है व्हेन द फार्मर रिटेन्स सम ऑफ द सरप्लस प्रोड्यूस देन। हमको बताना है कि जब फार्मर अपना जो सरप्लस प्रोड्यूस है उसको रिटेन कर लेता है तो उस कंडीशन में क्या रिलेशन होगा मार्केटेड सरप्लस में और मार्केटेबल सरप्लस में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मार्केटेबल सरप्लस है वो ज़्यादा होगा मार्केटेड सरप्लस से। ऑप्शन बी, मार्केटेबल सरप्लस विल बी ग्रेटर देन मार्केटेड सरप्लस। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि किस किस कंडीशन में क्या क्या होगा। देखो, अगर मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से ज़्यादा है, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? रिटेन करने के बाद जितना बचता है, और मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? जितना एक्चुअल में फार्मर ने सेल कर रखा है। अब पहली कंडीशन क्या है कि मार्केटेड सरप्लस इज ग्रेटर देन मार्केटेबल सरप्लस। ये कंडीशन कब आएगी? व्हेन द फार्मर रिटेन्स ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ क्रॉप देन हिज एक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉर फैमिली एंड फार्म नीड। यानी कि वो बहुत कम रिटेन कर रहा है और अधिकतर जितना भी उसका प्रोड्यूस है वो बेच दे रहा है। ये किस कंडीशन में होगा? डिस्ट्रेस सेल बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो ये कंडीशन इसके लिए होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? इस कंडीशन में जो हमारा मार्केटेबल सरप्लस है वो ज़्यादा है मार्केटेड सरप्लस से, यानी कि रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ जितना भी प्रोड्यूस है उसका रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है। ये कौन करते हैं? लार्ज फार्मर। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तीसरी कंडीशन है व्हेन मार्केटेड सरप्लस इज इक्वल टू मार्केटेबल सरप्लस। इस कंडीशन में क्या है कि वो क्या कर रहा है? रिटेन कर ही नहीं रहा है। मतलब ये मान के चल लो वो बहुत कम रिटेन कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि मार्केटेड सरप्लस इज इक्वल टू मार्केटेबल सरप्लस। और ये किस केस में होगा? पेरिशेबल कमोडिटीज़ के केस में। पेरिशेबल कमोडिटीज़ क्या होते हैं? जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल्स हैं, तो उनको हैंड टू हैंड सेल करना पड़ता है। जैसे हम फील्ड से हार्वेस्ट करके लाए तो उसको सीधे बेचना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उससे हटकर जो एग्रीकल्चर की कुछ सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।